So after Ayodhya, the big focus is now with regard to Kashi. आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? राम मंदिर के बाद एक और ही बहुत बड़ा अपडेट। अब तक आपको शायद ये पता चल गया होगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पुख्ते सबूत मिले हैं कि ज्ञानवापी वो मस्जिद नहीं बल्कि वो एक मंदिर है, जिसको कंसीडर करके 31 जनवरी 2024 को वाराणसी कोर्ट ने हिंदूज को परमिशन दे दी है वहाँ पूजा करने के लिए। इसका मतलब एटलीस्ट ये साइंटिफिकली प्रूफ हो गया कि ज्ञानवापी मंदिर को मोहम्मद घोरी ने ही तोड़ा था। लेकिन क्या आप जानते हो कि मोहम्मद घोरी को एक्चुअली में बुलाया किसने था? आपको सुन के शौक लगेगा कि उसको बुलाने वाला बल्कि कोई नहीं, एक हिंदू राजा था। यस, दैट्स ट्रू, लेकिन हमें ये कभी नहीं बताया गया। एक क्वेश्चन, हमें बताया गया है कि ज्ञानवापी मंदिर को औरंगजेब ने तोड़कर वहां पर एक मस्जिद खड़ी की। लेकिन क्या आप जानते हो उस मंदिर को एक बार नहीं 3 बार तोड़ी गई है, 3 अलग अलग लोगों के द्वारा। लेकिन फिर भी हिस्टोरिकली हर बार हिंदू पक्ष ने वहीं पर दोबारा मंदिर को खड़ा किया है। एंड फाइनली सबसे इंटरेस्टिंग बात इस केस में जानते हो वहां पर मंदिर है वो कैसे प्रूफ हो पाया? इसमें मुस्लिम साइड से काफी बड़ी गलती हो गई थी, जिस एक गलती से एएसआई को 2 ऐसे मेजर प्रूफ मिल गए जिससे उन्होंने 92 डेज के अंदर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि यस वहां पर मंदिर है। चलो इस प्रूफ को पूरा डिटेल में समझते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि वहां पर वाकई में एक मंदिर था या कोर्ट ने इसे मजबूरन ऐसे कैसे एक्सेप्ट किया। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्ञानवापी के एक यूनिक इतिहास से। ज्ञानवापी को कैसे और क्यों 3 बार तोड़ा गया उस कहानी से आज के इस वीडियो में मंदिर बनने से लेके कोर्ट में केस रजिस्टर होने तक की कहानी सिर्फ 5 मिनट में आज के इस वीडियो में जानेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1185 में, जब प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश के कौनेज इलाके में राजा जयचंद और उनकी बेटी सयोजिता का विवाह स्वयंवर रखते हैं। अब इस स्वयंवर में राजा जयचंद उस समय के सारे राजाओं को इनवाइट करते हैं सिवाय राजा पृथ्वीराज चौहान के, जबकि राजा की बेटी सयोगिता खुद पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहती थी। इस स्वयंवर की खबर सुनते ही पृथ्वीराज चौहान जी खुद राजा के घर चले आते हैं और भारी सभा में उनकी बेटी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब जाहिर सी बात है ये घटना राजा जयचंद के लिए एम्बेरेसिंग साबित होती है, क्योंकि खुले दरबार में उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। और अब बस यहीं से शुरुआत हो जाती है राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी। और अब इसी दुश्मनी के दौर में एक ऐसा समय आता है जब राजा जयचंद अफगानिस्तान में बैठे मोहम्मद घोरी को भारत आने का आमंत्रण देते हैं ताकि वो हमला करके पृथ्वीराज चौहान का राज्य अपने कब्जा में ले सके। और घोड़ी एग्जैक्टली यही करता है। वो अफगानिस्तान से भारत आता है और यहाँ आकर पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करता है। अब क्योंकि घोड़ी वो अफगानिस्तान का रूलर था जो कि यहाँ पर रहकर वो रूल नहीं कर सकता था, और इसीलिए वो अपने राज्य में दोबारा लौटते समय घोड़ी ने इंडिया में अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान बना देता है और उसे बेसिकली इंडिया में रूल करने के लिए इंस्टॉल कर दिया। हिस्टोरियन के हिसाब से सुल्तान बनते ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने घोड़ी के ऑर्डर्स पर नॉर्थन इंडिया में कई सारे मंदिर तोड़े, जिनमें से एक मंदिर था वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर, और वहां के लोकल्स ने उसी जगह पे वापस से मंदिर को खड़ा कर दिया। बट इस मंदिर को भी 1490 में लोधी डायनेस्टी के सिकंदर लोधी ने वापस से दूसरी बार तोड़ दिया और वहां पर मंदिर की जगह वापस से एक मस्जिद खड़ा कर दिया। लेकिन हिंदू इस बार भी शांत नहीं बैठने वाले थे। साल 1585 में राजा टोडरमल आते हैं और वापस से वहां पर एक मंदिर खड़ा कर देते हैं। लेकिन अफसोस ये बनाने के 84 इयर्स बाद 1669 में वापस से ज्ञानवापी मंदिर को
औरंगजेब के ऑर्डर पर तीसरी बार तोड़ दिया जाता है और वहां पर ज्ञानवापी मंदिर की जगह ज्ञानवापी मस्जिद खड़ा कर दिया गया। सो इस तरीके से हिस्टोरिकली इस मंदिर को 3 बार तोड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद इस मुद्दे पर पहला डिस्कशन ही काफी लेट हुआ। 1984 में जब दिल्ली में भारत के कोने कोने से आए 558 संतों ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया और उस पर अपने डिमांड्स रखे कि उन्हें 3 मंदिर वापस से रिक्लेम करना है। नंबर 1 काशी, नंबर 2 मथुरा और नंबर 3 राम मंदिर। अब इस डिमांड के ठीक 8 सालों बाद 18 सितंबर 1991 को पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने काफी कंट्रोवर्शियल एक्ट को पास किया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इस एक्ट में क्लियरली मेंशन है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर का रिलीजियन नहीं बदला जाएगा। मतलब इस एक्ट का बेसिकली ये कहना था कि आप ये समझो कि एक मस्जिद 1947 से पहले एक मंदिर हुआ करती थी, तो अब इस एक्ट के आने से ये मस्जिद को वापस से मंदिर नहीं बनाया जा सकता। इस एक्ट का मेन एम ये था कि राम मंदिर की तरह किसी और मंदिर का डिमांड ना पेश किया जाए। लेकिन इस एक्ट के लागू होते ही हिंदू पक्ष को ये समझ में आ गया था कि इससे उन्हें सरकार उनके काशी टेम्पल लेने से उन्हें रोक रही है, और इसीलिए आप देखोगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लाए 1 महीना भी नहीं हुआ। 15 अक्टूबर 1991 को इंडियन हिस्ट्री में पहली बार काशी विश्वनाथ का केस कोर्ट में पहुंचा, और बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी सीआरपीसी के सेक्शन 1908 का यूज करके हरिहर पांडे जी, सोमनाथ व्यास जी और प्रोफेसर रामनर्क शर्मा जी ने खुद को भगवान का नेक्स्ट फ्रेंड बनाया और ज्ञानवापी मामले में पहला केस फाइल किया। और इस केस में उनका डिमांड पूरा क्लियर था। पहला, पूरा ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स काशी मंदिर का ही पार्ट है, इसीलिए वो उन्हें सौंप दिया जाए। और दूसरा, वहाँ इलीगली बनाए गए मॉस्क्यू को डेमोलिश किया जाए ताकि वहां पर फिर से एक मंदिर को खड़ा किया जाए। इसके बाद 1998 में भी एक केस फाइल किया गया था मुस्लिम पक्ष द्वारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ही हवाला देते हुए, लेकिन उसमें कुछ सब्सटेंशियस नहीं था। और 1 साल बाद अप्रैल 2022 में वाराणसी सिविल जज ने कंसीडर किया कि अजय कुमार मिश्रा एडवोकेट को वीडियोग्राफी सर्वे करने का ऑर्डर दिया। ये ऑर्डर देते हुए कोर्ट ने ये कहा कि चेक करो क्या सच में मस्जिद में भगवान है। अब अंत में सर्वे कंप्लीट करके उसे वाराणसी कोर्ट में सबमिट कर दिया गया, और 23 मई 2022 को वाराणसी कोर्ट में वीडियोग्राफी सर्वे के फाइंडिंग में पता चला कि ज्ञानवापी मस्जिद में इंडीड हिंदू मंदिर का मलबा, हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति और मस्जिद के पिलर्स पर हिंदू भगवानों की आइकोनोग्राफी मौजूद है। इनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट थे 2 सबूत। नंबर 1, एक बड़ा पिलर जहां पे सिंदूर लगा हुआ था, इसको पिटिशनर मां सिंगार गौरी बता रहे थे। नंबर 2, भगवान शिव का एक बड़ा शिवलिंग जो वजू खाने में सिचुएटेड है। वजू खाना जो नमाज से पहले हाथ पैर धोने वाले जगह को बोला जाता है। लेकिन इस क्लेम पर मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये एक शिवलिंग नहीं बल्कि ये एक फाउंटेन है, और यही एक्चुअली में उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि इस मुद्दे पर एक डिबेट छिड़ गई। तो सबसे पहले ये वर्ड दे दिया गया कि सबसे पहले वजू खाना में हाथ पैर धोना बंद कर दिया जाए। दूसरी बात, अब तक पब्लिक में वीडियोग्राफी सर्वे रिलीज भी नहीं हुई थी, लेकिन कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया कि अब उस मस्जिद पर साइंटिफिक ASI सर्वे कंडक्ट किया जाए, क्योंकि आमतौर पर वीडियोग्राफी सर्वे को उतना साइंटिफिक क्रेडिबल नहीं माना जाता। और पिछले ही महीने 18 दिसंबर 2023 को ASI ने अपने सर्वे रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में सबमिट की। जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ठीक 3 दिन बाद वाराणसी कोर्ट जब दोनों पक्षों को ASI की रिपोर्ट की कॉपी सबमिट की, तो मुस्लिम पक्ष ने तो इस रिपोर्ट का पब्लिक होने पर भी एतराज जताया। बट जैसे ही ये ASI का सर्वे पब्लिक हुआ, वैसे ही मीडिया चैनल्स ने इस कंक्लूजन पेज को बढ़ चढ़कर कवर किया। सो ऐसे कौन से प्रूफ थे जिसकी वजह से ASI ने सिर्फ 92 डेज के अंदर, एंड माइंड यू बिना खुदाई किए
सिर्फ सरफेस लेवल पर ऐसे प्रूफ इकट्ठा किए हैं कि एएसआई ने अपने रिपोर्ट पे क्लियरली लिख दिया कि यहाँ पर पहले एक हिंदू टेम्पल था। पहला प्रूफ भगवान की मूर्ति। इस पूरे ज्ञान वापी में एएसआई सर्वे में टोटल 55 पत्थर की मूर्तियां मिली हैं, जिनमें से 15 तो शिवलिंगी थे। बट इसके अलावा भी वहां पर 5 मूर्तियां हनुमान जी की थी, 3 गणेश जी की थी और 3 विष्णु भगवान जी की और 2 मूर्तियां थी कृष्णा और नंदी जी की। इसे कंसीडर करते हुए एएसआई को ये पता लगा कि इस साइट पर पूजा हुआ करती थी। सब लिटरेरी प्रूफ में से जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रूफ है वो है खुद मुगल बादशाह औरंगजेब की खुद की बायोग्राफी। मासिर ए आलमगीरी इस बुक के जब 66 पेज में पहुंचे तो उसमें साफ साफ लिखा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने वाला मैं खुद हूं। साथ कमांड दिया था अपने ऑफिसर को इस मंदिर को तोड़ने के लिए। खैर ये सब तो हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा प्रूफ निकाले, बट वाराणसी कोर्ट ने सिर्फ एएसआई के रिपोर्ट को कंसीडर किया। 31 जनवरी 2024 को ये ऑर्डर पास किया वाराणसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मस्जिद के अंदर, जहां पे 1991 तक पूजा होती थी, वही मस्जिद के अंदर सेम जगह पर 7 फरवरी 2024 तक पूजा करने का अरेंजमेंट करे। कोर्ट ने मस्जिद के अंदर पूजा करने का आदेश दे देती है। सो वाराणसी कोर्ट के इस डिसीजन पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बताइए।